वेलकम वेलकम वेलकम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने शो डायन इंग्लिश वर्ड्स गिमिक एपिसोड 45 में। चलिए आज का नया दिन और आज का सिचुएशन ये रहा। Hello, my dear friend. Having good gumption, having goodly impressive impression. Dan English has come again amidst you with your favorite show, Dan English Words Gimmick. Please have a look on today's situation. Situation as follows: the name of Dan English will resonate with people throughout Bihar today, tomorrow, and far in the possible future with unparalleled rapidity, with misery, zeal, and with inspiring gusto. Dan English walking uplift the knowledge of inhabitant of Bihar. चलिए आज का ये सिचुएशन इंटायरली डिफरेंट और इसमें जितना भी हम वर्ड यूज किए हैं, चलिए इसका शुरुआत करते हैं एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल विदाउट एनी फर्दर डिले। और आज का पहला वर्ड ये रहा, That is resonate. Resonate, that is, देखिए आर के ऊपर लकीर है, इसका मतलब आर पे आपको जोड़ देना होगा। और जेड मीन्स होता है ज, मीन्स दांत, नीचे वाले दांत के पीछे अपना टंग को चिपकाइए और घर्षण के साथ हवा के साथ निकालिए ज। दैट इज रेजन। ई जब उल्टा लिखा हुआ रहता है तो अ होता है और ई आई जब आता है तो ए ई होता है, तो मीन्स रेजन रेजोनेट। दिस इज अ वर्ब। इसका मतलब होता है वाइब्रेट, हमिंग साउंड, मीन्स गूंजना, जैसे दैट इज इसको बोलेंगे हम रेजोनेट। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, डैन इंग्लिश नेम विल रेजोनेट थ्रूआउट बिहार। ये मेरा नहीं बल्कि जो स्टूडेंट है उनका फीडबैक है कि आने वाले समय में जरूर डैन इंग्लिश का नाम पूरे बिहार में गूंजेगा। तो इसलिए मैं बोला, इसलिए एग्जांपल मुझे फिट लगा, इसलिए मैं एग्जांपल दिया, डैन इंग्लिश नेम विल रेजोनेट थ्रूआउट बिहार। एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड, दैट इज द वॉइस ऑफ ड्रम रेजोनेट्स थ्रू द बिल्डिंग। मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, उसमें जो ड्रम होता है, जो ढोल होता है, उसको मान लीजिए कोई बजा रहा है, इतना जोर से बजा रहा है, उसका जो आवाज होता है पूरा बिल्डिंग में गूंजते रहता है, उसको मैं बोला द वॉइस ऑफ ड्रम रेजोनेट थ्रू द बिल्डिंग। एंड थर्ड एग्जांपल देखिए, आफ्टर गेटिंग नॉलेज कॉन्फिडेंस विल स्टार्ट रेजोनेटिंग। ये आप भी जानते हैं, यदि आपको नॉलेज आ जाएगा, यदि किसी भी चीज के बारे में आपको नॉलेज आ गया, जब एक बार पकड़ हो गया, दक्षता हो गया, तो कॉन्फिडेंस आपको मैंने दिखने लगता है। तो उसी को बोलेंगे हम, आपको लगेगा कि मेरे चेहरे से दिख रहा है, आदमी को दिखेगा ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट बनता है क्योंकि नॉलेजेबल आप पहचान पाते हैं। इसी को हम बोलेंगे आफ्टर गेटिंग नॉलेज confidence will start resonating. And next word of this show, that is in possible future. This is a phrase. इसका मतलब होता है imagine into future, भविष्य के बारे में सोचना। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए इसको, आई वॉन्ट टू बी ए सक्सेसफुल इन द फॉरसिएबल फ्यूचर। मेरे दोस्त, इससे पहले आप यूज करते होंगे इन कमिंग डे या फ्यूचर, इसके बारे में बात करते थे, लेकिन इसको रिप्लेस कीजिए बहुत ही अच्छे फ्रेज के साथ, इन द फॉरसिएबल फ्यूचर। मैंने आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन द फॉरसिएबल फ्यूचर, मैं एग्जाम्पल का बात कर रहा हूं। इसमें मैं ये सोचता हूं कि मैं आने वाले समय में सक्सेसफुल हो जाऊंगा। इसके बारे में ऐसे लिखा, आई वॉन्ट टू बी ए सक्सेसफुल इन द फॉरसिएबल फ्यूचर। एंड सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दिस फ्रेज, इंडिया में बिकम सुपर पावर इन द फॉरसिएबल फ्यूचर। जैसे इंडिया का जो अभी ग्रोथ चल रहा है, जो जैसे अभी मोदी जी काम कर रहे हैं, इसको देखते हुए पूरा वर्ल्ड ऐसा सोच रहा है कि आने वाला समय में हो सकता है कि अभी जो अमेरिका जिस पोजीशन में है, तो इंडिया एक दिन उस पोजीशन पे आ जाएगा, मैंने सुपर पावर बन जाएगा, क्योंकि अपने लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। एंड थर्ड एग्जांपल देखिए, एवरी नूक एंड क्रैनी ऑफ इंडिया द नेम ऑफ डैन इंग्लिश विल बी हर्ड इन द फॉरसिएबल फ्यूचर। ये हम लोग का कहना है और ये पूरा स्टूडेंट का फीडबैक है कि आने वाले समय में पूरा यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, मैंने सर्वत्र जो है जो डैन इंग्लिश का नाम सभी जगह फैला रहेगा, सभी जगह होगा। इसी को मैं जब एग्जांपल में दिया, क्योंकि मैं पहले बोला अम्पटीन टाइम्स आई सेड, स्टिल आई एम सेइंग, जो हम लोग का जो एग्जांपल भी रहेगा बहुत ही करंट रहेगा, अपने आसपास का रहेगा, जिसे आप उसको कनेक्ट कर पाते हैं और अप्लाई कर पाएंगे। और क्रेनी के जगह पे आप क्रेनीज भी लिख सकते हैं, CRANNIES, क्रेनीज। तो चलिए इसको इस ढंग से यूज कीजिए। और आज का थर्ड वर्ड ये रहा, दैट इज अनपैरेलल्ड। देखिए
पेट कटा हुआ ए, तो ये हो गया और ई पी के ऊपर लकीर है, इसका मतलब पी पे जोड़ देना होगा। और ई जब उल्टा लिखा हुआ रहता है दैट इज और उसके बाद देखिए ए ई मीन्स ए, तो क्या पढ़ेंगे अनपैरेलल्ड, अनपैरेलल्ड, अनपैरेलल्ड। दिस इज एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है बेटर एंड ग्रेटर देन एनी अदर, मीन्स बेजोड़, जैसे लाजवाब। जैसे अपने लोग हिंदी में बोलते हैं बेजोड़, लाजवाब, इससे कोई ज्यादा अतुलनीय, तो उससे ज्यादा और कोई बड़ा नहीं हो सकता, अच्छा नहीं हो सकता, उसी को हम बोलते हैं अनपैरेलल्ड। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, डैनन इंग्लिश हैज अनपैरेलल्ड मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग इंग्लिश। जैसे हम लोग का ये डैनन इंग्लिश में जो इंग्लिश पढ़ाने का जो तरीका है इंटायरली डिफरेंट है, बेजोर है और लीग से हटके है। इसलिए तो मैं बोलता हूं कि बाय ज्वाइनिंग डैनन इंग्लिश विद इन फ्यू डे इटसेल्फ यू कैन अटेन द फ्लुएंसी। और 10 दिन में ही ज्यादातर स्टूडेंट धारा पर अंग्रेजी बोलने लगता है। और क्यों? क्योंकि बेजोर मेथोडोलॉजी के कारण ही। एंड सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दिस एडजेक्टिव, बाय एनरोलिंग योरसेल्फ इन डैनन इंग्लिश यू कैन गेन अनपैरेलल्ड नॉलेज। मैं फिर से बता रहा हूं कि यदि आप डैनन इंग्लिश में इनरोल करते हैं तो आप अतुलनीय बेजोर नॉलेज आप प्राप्त करते हैं। अंग्रेजी में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, ना लिखने में, ना बोलने में, ना ग्रामर में, ना वर्ड में, इवन कंप्शन में, नो प्रॉब्लम विल अराइज एट ऑल। एंड थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड, बाय टॉयलिंग डे एंड नाइट यू कैन प्रोड्यूस अनप्रेसिडेंटेड एंड पैरेलल रिजल्ट। जैसे देखिए, टॉयलिंग डे एंड नाइट में होगा दिन रात मेहनत करना, कड़ी मेहनत, उसके स्थान पे मैं दिया बाय टॉयलिंग डे एंड नाइट। जब आप कड़ी मेहनत करेंगे तो गारंटी है कि आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं और बेजोर सब आश्चर्यचकित होगा, जो आदमी सोचा भी नहीं ऐसा रिजल्ट आप दे पाएंगे। इसलिए मैं बोला बाय टॉयलिंग डे एंड नाइट यू कैन प्रोड्यूस अनप्रेसिडेंटेड एंड अनपैरेलल रिजल्ट। एंड नेक्स्ट वर्ड ऑफ दिस डैनन इंग्लिश वर्ड गिमिक दैट इज रैपिडिटी। रैपिडिटी देखिए RAPIDITY, मोस्ट ऑफ द पीपल इसको प्रोनाउंस करते होंगे रैपिडिटी। दिस इज नॉट एग्जैक्ट। देखिए ई जब उल्टा हुआ लिखा रहता है तो ई हो जाता है और पी के ऊपर लकीर है, इसका मतलब पी पे जोड़ देना होगा। तो देखिए क्या पढ़ेंगे, रैपिडिटी। रैपिडिटी दैट इज अ नॉन, इसका मतलब होता है बीइंग फास्ट, में तेजी से, जल्दी से। जैसे एग्जांपल से क्लियर कीजिए। पहला एग्जांपल, द रैपिडिटी ऑफ चेंजेस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स। आप देखते होंगे खास करके इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होता है जैसे मोबाइल हुआ, इसमें टेक्नोलॉजी इतना नया आता है, इतना तेजी से इसमें चेंजेज होता है कि आज जो सबसे जो अच्छा है वो 6 महीने के बाद ये सबसे बेकार हो जाता है। इसलिए मैं बोला द रैपिडिटी ऑफ चेंजेस can be experienced in electronic। and second example देखिए, the rapidity of economic growth of China took a halt। जैसे आप जानते हैं कि चाइना जो लगातार कंटिन्यूटी में 15-20 ईयर्स तक लगातार बहुत तेजी से ग्रोथ किया, लेकिन उसमें अभी ब्रेक लग चुका है और वो बहुत ही कमजोर हो गया है। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी अब आने वाला समय इंडिया का होगा। इसमें थर्ड एग्जांपल में दिया भी हूं। थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड दैट इज द इकोनॉमी ऑफ इंडिया ग्रोज विथ रैपिडिटी। जैसे सबका ये भविष्यवाणी है और अभी का जो हालात है उसको देखते हुए कोई भी बोल सकता है कि और डाटा भी बता रहा है कि इंडिया का जो ग्रोथ है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्योंकि आप जानते होंगे पूरा इकोनॉमिस्ट जो है सब बोलता है कि अभी रिसेशन का डर है, लेकिन इंडिया में कहीं भी दूर दूर तक कहीं वो दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं बोला द इकोनॉमी ऑफ इंडिया ग्रोज विथ रैपिडिटी। Dear friend, next word of this show that is missionary, missionary। लेकिन ज्यादातर आदमी इसको उच्चारण करता होगा missionary। Next word of this show that is missionary, MISSIONARY। M के ऊपर लकीर है, इसका मतलब M पे जोड़ देना होगा। और ये सिग्मा है दैट इज तालब शॉ, E मीन्स A और I जो है वो हर्षी मीन्स छोटा करके बोलना होगा। तो क्या पढ़ेंगे, missionary, missionary। दिस इज अ नॉन, इसका मतलब द पीपल सेंट टू द फॉरेन कंट्री फॉर स्प्रेडिंग देयर रिलीजन। धर्म प्रचारक, जिसको अपने लोग बोलते हैं धर्म प्रचारक। जैसे एक देश से दूसरे देश में जाता है और अपने धर्म का प्रचार करता है। जैसे आपको पता है कि क्रिश्चियनिटी जो इंडिया में जो फैला है, ज्यादातर क्रिश्चियन देश जो यूरोप से ज्यादा आता है और यहाँ पे फैलाता है, उसी को जो हम बोलेंगे उसी को बोलेंगे मिशनरी। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, फॉर स्प्रेडिंग द हिंदुइज्म मिशनरी वर्क इज डन बाय इस्कॉन। जैसे आप जानते हैं कि इस्कॉन जो बहुत ही अच्छा काम करता है, हिंदू धर्म फैलाता है पूरा देश विदेश सभी जगह। और खास करके यदि यूरोप में जाएंगे, अफ्रीका साइड में जाएंगे तो हिंदू का बहुत ही परचम फहराया हुआ है। इसलिए मैं बोला वो बहुत ही धर्म प्रचारक का काम करते हैं। और सेकंड एग्जांपल से क्लियर कीजिए। सेकंड एग्जांपल इज Christian missionaries are spreading their wings across India।
जैसे मैं पहले ही बताया कि यूरोप से ज्यादातर आकर के और यहाँ पे क्रिश्चियनिटी जो है, क्रिश्चियन धर्म का जो प्रचार जो है खास करके लोग बहुत तेजी से कर रहे हैं पूरा इंडिया में, इसी को मैं एग्जांपल पे बताया। और थर्ड एग्जांपल देखिए, सऊदी अरब इज डूइंग मिशनरी वर्क फॉर स्प्रेडिंग इस्लाम। जैसे आप जानते हैं कि सऊदी अरब जो है खास करके सऊदी अरब, कुवैत और ये दुबई, ये सब जो क्या कि फंडिंग करता है और खास करके इस्लाम को बढ़ाना चाहता है, इसलिए मुझे सटीक लगा, इसलिए मैं यहाँ एग्जाम्पल पे दिया। Those who came here with the intention of scratching the surface, even they go back by taking a fellow feeling and English type grades. It is keen interest which compels you to be the part of Danan English. It is Danan English which saves you from becoming dregs of society and rubbish. चलिए आज का 6th वर्ड ये रहा, जिल। जिल देखिए, जेड मिस होता है दांत के टंग को दांत नीचे वाले दांत के पीछे चिपका के और घर्षण के साथ हवा निकालिए, और ये आई के आगे 2 बिंदी है, इसका मतलब दीर्घी मीन्स लंबा करके बोलना होगा। जिल। जिल दिस इज अ नॉन, जिल दिस इज अ नॉन, इसका मतलब होता है ग्रेट इंथुजियाज्म। ग्रेट इंथुजियाज्म मैंने बहुत ही उत्साह, मैंने पूरा हर्ष उल्लास के साथ जो आप काम करते हैं उसी को बोलते हैं जिल। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, विथ मिशनरी जिल यू हैव टू डू योर वर्क। मैंने आपको बहुत ही उत्साह के साथ आपका अपना काम करना चाहिए, इसलिए मैं एग्जांपल में दिया। एंड सेकेंड एग्जांपल देखिए, We celebrated Mahashivratri with zeal and jubilation. जैसे आप जानते हैं कुछ दिन पहले ही महाशिवरात्रि का अभी पर्व हम लोग मनाए हैं, बहुत ही जोशों खरोशों के साथ, पूरा उत्साह उमंग के साथ मनाए, इसी को मैं एग्जांपल में बताया। और थर्ड एग्जांपल देखिए, That is, from the outset itself, we have zeal to be a big person. From the outset itself, we have zeal to be a big person. यदि आप इस शो को फॉलो करते होंगे तो मैं ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि ये फ्रॉम द आउटसेट मैं वर्ड ऑलरेडी दे चुका हूँ। इसका होता है कि शुरुआत से ही, शुरू से ही, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, यदि आपको ये शो अच्छा लगता हो, प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट, और कम से कम 15-20 मिनट यहाँ पे बिताइए। आपका जो वर्ड का जो लेवल है बहुत ही हाई हो जाएगा। तो मैं ये बोला कि शुरू से ही हम लोग को बड़ा बनने का बहुत ही तमन्ना था, बहुत उत्साह था, बहुत जोश था, यही मैं एग्जाम्पल में बताने का कोशिश किया। और आज का 7th वर्ड ये रहा, That is inspiring. इंस्पायरिंग देखिए, आई एंड इन और एस के ऊपर लकीर है, इसका मतलब एस पे जोर देना होगा। ए आई होता है आई, और एन को देखिए, एन के नीचे लकीर घुमा हुआ ऊपर की तरफ, दैट इज अंग। क्या पढ़ेंगे? इंस्पायरिंग। इंस्पायरिंग दिस इज एडजेक्टिव, इनकरेजिंग उत्साहित। मैंने जो आपको ऐसा करे कि इंकरेज कर दे, उत्साह वर्धन वाला हो, तो उसी को हम बोलेंगे इंस्पायरिंग। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, रियली डैनियल सर इज ए वेरी इंस्पायरिंग टीचर। जैसे डैनन इंग्लिश में जो डैनियल सर है वो इतना जबरदस्त पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, और चारों तरफ से उनका प्रशंसा होता है। और यही तो है उन्हीं का टेक्नोलॉजी, मेथोलॉजी और टीचिंग स्टाइल ही तो है जो आदमी को 10 दिन में फ्लुएंट स्पीकर बना देता है, लिखने में, बोलने में कहीं भी दिक्कत नहीं होता। इसलिए मुझे लगा ये सटीक है, इसलिए एग्जांपल दिया, रियली डैनियल सर इज ए वेरी इंस्पायरिंग टीचर। आवर लवेबल स्टूडेंट प्रिंस एंड सुनील आर एन इंस्पायरिंग एग्जाम्पल ऑफ देयर कोहोर्ट्स। प्रिंस एंड सुनील ये दोनों स्टूडेंट हैं, अपना बहुत ही लवेबल, बहुत मेहनती, बहुत मेहनत कश है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा है स्टूडेंट, और जो जैसे डैन इंग्लिश बताया जाता है वैसे ही एज इट इज फॉलो किए, जिसको हम बोलते हैं आर्डेंट फॉलोअर या बोलेंगे डाइडूड फॉलोअर। मैं बाद में इसको डिलीनेट कर दूंगा। तो ये प्रिंस और सुनील जी पूरा एकदम एज इट इज फॉलो किए और इतना अपना मुकाम हासिल किए। तो इसलिए मैं बोला इन योर कोहोर्ट, मैंने अपने ग्रुप में, इसलिए उनको एग्जाम्पल सेट करता है आदमी उत्साहित होकर उनका एग्जाम्पल देते हैं। इसलिए मैं बोला प्रिंस एंड सुनील आर एन इंस्पायरिंग एग्जाम्पल ऑफ देयर cohorts. And third example देखिए, undoubtedly PM Modi delivers an inspiring speech. सब जानते हैं, आप भी बोलते होंगे, पूरा दुनिया बोलता है कि पीएम मोदी जी जो डिलीवर, जो भाषण जो देते हैं, बहुत ही उत्साह होकर के भाषण देते हैं, उत्साहित देते हैं और सबको जोश भर देते हैं। यही मैं बताना चाहा एग्जाम्पल से, जो करंट है, जो रियल है, उसको ही मैं एग्जाम्पल में देता हूं। एंड नेक्स्ट वर्ड ऑफ दिस शो दैट इज gusto.
दिस इज अ गास्टाओ, GUSTO, जी के ऊपर लकीर है, इसका मतलब जी पे जोड़ देना होगा। पेट कटा हुआ ए, दैट इज OU औ होता है, तो क्या पढ़ेंगे? गास्टाओ। दिस इज गास्टाओ, दिस इज अ नॉन, इसका मतलब होता है ग्रेट एनर्जी, ग्रेट एनर्जी। यानी कि उत्साह से, बहुत ही उत्साह उमंग से करेंगे, उसी को हम बोलेंगे गस्टो। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, बाय ज्वाइनिंग डायरन इंग्लिश विथ इंस्पायरिंग गस्टो वी स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। यदि आप डायरन इंग्लिश में ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद के द्वारा आप जो है अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलते हैं, आप बहुत ही उत्साहवर्धक बोलते हैं, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो आगे वाला बोलेगा योर स्टाइल ऑफ स्पीकिंग इंटायरली डिफरेंट एंड वेरी एडवांस, बहुत हाई लेवल का है। तो इसलिए मैं बोला कि बाय ज्वाइनिंग डायरन इंग्लिश विथ इंस्पायरिंग गस्टो वी स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। एंड सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, वी डू पेरुजल विथ गस्टो, माने हम लोग जो है पढ़ाई करते हैं, डू पेरुजल में पढ़ाई करना, हम लोग बहुत ही उत्साह के साथ पढ़ाई करते हैं, उसको जब हम बोलेंगे तो अच्छे वर्ड के साथ यूज कीजिए, वी डू पेरुजल विथ गस्टो। एंड थर्ड एग्जाम्पल देखिए, नेवर इंडल्ज इन वर्क विदाउट गस्टो, माने कोई भी आप, मैं समझिए तो हम डायरन इंग्लिश का ही नसीहत ही आपको है, सलाह ही मैं दे रहा हूं कि कोई भी आप काम कीजिए पूरा बिना एनर्जी का नहीं कीजिए, उत्साह से कीजिए, उत्साह उमंग से कीजिए। यदि उत्साह उमंग यदि उस काम में नहीं है तो काम आपका अधूरा रह जाएगा। इसलिए मैं बोला कि नेवर इंडल्ज इन वर्क विदाउट गस्टो। Our suggestion to you all, my dear friend, of doing better, you have an unquenchable thirst of making yourself fluent and good orator. It must be in mind first. No matter how it's tough and full of twists and turns, be that as it may, be determined, confident, and fill yourself with ebullience of becoming a good orator. That is confirmed. No sooner did you be the part of Danan English, 100% you can speak just like a native speaker. चलिए आज का 9th वर्ड ये रहा, दैट इज अपलिफ्ट। अपलिफ्ट देखिए, पेट कटा हुआ ए, दैट इज उसके ऊपर लकीर है, इसका मतलब अप, और लिफ्ट, अपलिफ्ट, दिस इज अपलिफ्ट, अपलिफ्ट, दिस इज में जोड़ देना है। यस, अपलिफ्ट, दिस इज अ नॉन, इसका मतलब होता है टू इंक्रीज इन वैल्यू, रेज द ऑब्जेक्ट विथ फोर्स, इंप्रूवमेंट ऑफ पर्सन्स मोरल, माने किसी का उत्थान होना, माने किसी को आप उठाते हैं उस समय भी हम बोलेंगे अपलिफ्ट। यदि किसी का मोरल उत्थान होता है उसको भी बोलेंगे अपलिफ्ट, या किसी सामान को उठाते हैं उसको भी हम बोलेंगे अपलिफ्ट, किसी चीज का वैल्यू बढ़ता है उसको भी बोलेंगे हम अपलिफ्ट। तो यदि ये नॉन है तो इस ढंग से मैं यूज किया। पहला एग्जाम्पल देखिए, इट इज सेड दैट इन कमिंग डेज सेल्स विल अपलिफ्ट बाय अप्रॉक्स 20%। ये कहा जाता है कि आने वाला समय में जो अभी सेल्स जो चल रहा है, अभी जो बिक्री जो चल रहा है, करीब करीब 20% से उसका बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसको ही मैं एग्जांपल में बताना चाहा। और सेकंड एग्जांपल देखिए, मोस्टली ब्लू चिप कंपनीज अपलिफ्ट द मार्केट। जैसे आप जानते हैं कि यदि मार्केट जो इंडियन मार्केट NSE या BSE जो है उसमें एक ब्लू चिप कंपनी होती है जो कि बहुत ही हाई रेटेड कंपनी होती है, बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है। उसके दम पे ही इंडियन मार्केट जो अभी तक ऊपर जो उठते जा रहा है उसके ही दम पे, क्योंकि वो कंपनी अच्छा कर रहा है, यदि अच्छा करेगा तो मार्केट में रिफ्लेक्शन आएगा। इसलिए मैं बोला कि मोस्टली ब्लू चिप कंपनी अपलिफ्ट द मार्केट। और जब ये वर्ब होता है तो उसको हम बोलेंगे रेज। रेज में उठाने के संदर्भ में देंगे। इसका एग्जांपल देखिए, for uplifting this object you have to apply more force. For uplifting this object you have to apply more force. मान ले कोई वस्तु रखा हुआ है, कोई सामान रखा हुआ बहुत भारी है, उसके लिए आपको बहुत ताकत लगाना पड़ेगा, थोड़ा और ताकत लगाना पड़ेगा, और जोर लगाना पड़ेगा। उसको जब हम बोलेंगे फॉर अपलिफ्टिंग दिस ऑब्जेक्ट यू हैव टू अप्लाई मोर फोर्स। और आज का 10th एंड फाइनल वर्ड ये रहा, दैट इज इनहैबिटेंट। इनहैबिटेंट देखिए, एच के ऊपर लकीर है, इसका मतलब एच पे जोड़ देना होगा, और ए और ई जब साथ में आता है तो ए होता है, तो और ई उल्टा हुआ लिखा हुआ है तो दैट इज अ होता है। तो इनहैबिटेंट, इनहैबिटेंट, दिस इज अ नॉन, लिव इन पर्टिकुलर प्लेस, निवासी, जिसको अपने लोग निवासी बोलते हैं, जहां का रहने वाला आदमी होता है उसी को हम बोलते हैं इनहैबिटेंट। जैसे पहला एग्जांपल से क्लियर कीजिए, वी आर एन इनहैबिटेंट ऑफ इंडिया। हम लोग भारत के निवासी हैं, उसको यदि हम बोलेंगे तो इस ढंग से आप यूज करेंगे। और सेकंड एग्जांपल देखिए, इनहैबिटेंट ऑफ बांग्लादेश यूजुअली इंटर इन इंडियन टेरिटरी इलीगली। जैसे आप जानते हैं कि बांग्लादेश का ज्यादातर घुसपैठिया जिसको बोलते हैं वो ज्यादातर आ जाता है इंडिया के टेरिटोरी में, जैसे खास करके वेस्ट बंगाल साइड में आ जाता है और ईस्टर्न साइड में जैसे त्रिपुरा साइड में भी आता है। तो इलीगली जो आ जाता है कौन, तो बांग्लादेश का निवासी।
And next word of this noun, well nigh 30,000 inhabitants of Turkey lost their lives in the wake of earthquake. जैसे आप भी इससे परिचित है, मैं एक सिचुएशन भी दिया था कि अभी जो टर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक आया उसमें करीब करीब 30,000 आदमी जो है उसमें टर्की का निवासी मारे गए क्योंकि उनका मृत्यु हो गया, क्योंकि बहुत ही भयावह अर्थक्वेक था। इसलिए मैं बोला कि वेल लाइक 30,000 inhabitants of Turkey lost their lives in the wake of earthquake. 10 times we said, and still we are saying, throw caution to the wind, nothing will be will o' the wisp, pay heed on what is said by Diana in English. चलिए, मुझे उम्मीद है कि जितना वर्ड इसमें मैं यूज किया था सबको डेलिनेट कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया हूँ विथ एग्जाम्पल। आप बहुत ही आसान एग्जाम्पल, अपने आसपास का एग्जाम्पल, मुझे लगता है आप इसे वर्क कीजिए, अच्छा हो जाएगा। तब तक एक बार मैं सिचुएशन फिर से पढ़ देता हूँ। The name of Diana in English will resonate with people throughout Bihar today, tomorrow, and far in the possible future with unparalleled rapidity, with missionary zeal, and with inspiring gusto. Diana in English working to uplift the knowledge of inhabitant of Bihar. चलिए, तब तक आप इस पे वर्क कीजिए, अपना सिचुएशन बनाइए, पूरा वर्ड इसमें डालिए। तब तक के लिए बाय बाय।